तो गाइस आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री के दूसरे लेसन विलयन के बारे में, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। तो विलयन क्या है? विलयन आप इसको नॉर्मली समझिए, विलयन एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें दो घटकों को आपस में मिलाया जाता है। बस शर्त क्या है कि दोनों घटक मिलकर एक जैसे हो जाए, ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं विलयन। तो अब जो ऐसा मिश्रण जिसमें दो घटक या दो से अधिक घटक मिलकर एक जैसे हो जाए, उस मिश्रण को बोलते क्या है? तो हम लोग इसको बेसिक रूप में जानते थे पहले से कि ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण या समांगी मिश्रण। हम बोलेंगे विलयन एक प्रकार का होमोजीनस मिक्सचर है, टाइप ऑफ होमोजीनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण है विलयन, जो कि दो घटकों से मिलकर बना होता है। मुख्य रूप से कितने घटक हैं? दो घटक हैं। नंबर एक है विलय, नंबर दो विलायक होता है। सैल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलयन में वे घटक जिनकी मात्रा कम होती है, लेस अमाउंट में जो पाए जाते हैं, उसे हम सैल्यूट कहते हैं, और जिसमें जो अधिक मात्रा में लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं या एक्सेस अमाउंट में पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। इसको सिंपल सवाल लेके चलते हैं कि अगर हमने पानी ले लिया, उसमें चीनी मिलाया, तो पानी में चीनी को मिला के घोला है, तो यह एक विलयन है जो कि समांगी मिश्रण है जिसमें पानी की मात्रा अधिक है तो पानी क्या है? विलायक है, और चीनी की मात्रा कम है तो चीनी क्या है? विलेय है। तो हम इसको बोल सकते हैं चीनी पानी का घोल एक प्रकार का समांगी मिश्रण, इसको हम विलयन के नाम से जानते हैं। इसमें चीनी विलेय है और पानी क्या है? विलायक है। दूसरा, इसकी एक और शर्त होती है कि विलयन में प्रवस्था का मान, फेज का मान सदैव एक होना चाहिए। विलयन में प्रवस्था का मान क्या होना चाहिए? एक। फेज का मतलब सिंपल समझते हैं कि दोनों प्रवस्थाएं मिलने के बाद, दो या दो से अधिक, चाहे जितनी प्रवस्थाएं मिलाइए, मिलने के बाद सब एक जैसी हो जानी चाहिए, जिसको हम क्लियरिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन घुलने के बाद किसका एक घटक मिला हुआ है। तो ऐसे मिश्रण, इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? प्रवस्था का मान उसमें एक हो जाएगा। जैसे अगर हमने कह दिया कि दो द्रव को आपस में मिलाया, तो दोनों द्रव मिलकर अगर एक हो जाते हैं तो उसमें प्रवस्था का मान एक हो जाएगा। लेकिन दो द्रव को अगर अपने आपस में, दोनों द्रव मिलकर एक जैसे नहीं दिख रहे हो, जैसे हमने कह दिया पारा एक प्रकार का द्रव है, जिस पानी में मिला दो मान लो, तो फिर वो मिल नहीं रहा है, मिक्स नहीं कर रहा है, तो उसमें प्रवस्था का मान एक ना होके दो हो जाएगा। जैसे बालू और लोहे के चूर्ण को आपस में मिलाया जाए तो दोनों मिलकर एक जैसे नहीं हो रहे हैं, इसमें भी प्रवस्था का मान एक ना होके एक से अधिक होगा जितने मिलाया जाएगा। लेकिन अगर मान लो हमने अल्कोहल और पानी लिया, दोनों को मिलाया, तो दोनों मिलकर एक जैसे हो जाने, उस दौरान प्रवस्था का मान क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो प्रवस्था का मान एक होना चाहिए, विलयन की एक खासियत है। अब बात करते हैं कि विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार में अगर हम बात करते हैं तो एक सिंपल सा है, सैल्यूट के अमाउंट के आधार पर कि सैल्यूट कैसा है। अगर सैल्यूट कम है तो ऐसे विलयन को हम तनु विलयन कहते हैं, और अगर सैल्यूट ज्यादा है तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन। तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सैल्यूट के मात्रा के आधार पर विलयन दो प्रकार के, तनु विलयन और सांद्र विलयन। दूसरा बात करते हैं विलेयता के आधार पर, क्या बोलेंगे? टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम बात करेंगे किसके? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, विलेयता के आधार। विलेयता के आधार पर हम बात करते हैं तो विलेयता कहते किसे हैं? जैसे हमने देखा होगा ऐसा कि अगर हम ग्लास में थोड़ा सा पानी लें और इसमें हमने चीनी मिलाया, जब चीनी मिलाते हैं तो जो पानी का लेवल होता है पहले हल्का सा ऊपर चला जाता है,
लेकिन जैसे जैसे चीनी इसमें घुलती चली जाती है, फिर ये पानी का लेवल पुनः अपनी अवस्था में आ जाता जितना था। तो बात फंसी कि चीनी के कण अणु जो थे वो गए कहां। होता क्या है कि जो द्रव है, द्रव के कणों के बीच में अंतर आणविक स्थान पाए जाते हैं, तो चीनी के अणु जाकर वहां पर समा जाते हैं, और जितने इसके पास अंतर आणविक स्थान होंगे उतने ही चीनी कण उसमें जाएंगे। जब ये अंतर आणविक स्थान पूर्ण रूप से भर जाते हैं तो चीनी का घुलना बंद हो जाता है। वही अमाउंट, चीनी की वही मात्रा क्या कहलाएगी, इस विलयन की विलेयता कहलाएगी। ऐसे हम किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं। हम बोलेंगे इसका एक मानक माना गया, तो बोला गया कि 100 ml जल में, स्थिर ताप पर 100 ml जल में विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो आसानी से घुल जाती है, वही विलयन की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। तो बोलेंगे स्थिर ताप पर 100 ml जल में विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो आसानी से घुल जाए, जो आसानी से विलयन में घुल जाए, वही विलयन की विलेयता कहलाती है। आसानी से घुल जाए वही क्या कहलाती है, विलयन की विलेयता कहलाती है। और विलेयता के आधार पर विलयन को 3 प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1 है संतृप्त विलयन, नंबर 2 असंतृप्त विलयन, नंबर 3 अति संतृप्त विलयन। तो विलयन कितने प्रकार के हुए अपने, 3 प्रकार के। इसके आधार पर, विलेयता के आधार पर। संतृप्त को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा है हाइपर सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसको समझ लेते हैं होता क्या है। ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता की मात्रा के बराबर होती है, ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त। संतृप्त तो संतुष्ट हो जाना। तो इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा जितनी चाहिए थी उतनी की उतनी रहे, ना तो ज्यादा हो ना तो कम हो। ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। इसमें अगर हम और अधिक विलेय मिलाते हैं तो इसमें घुलेगा नहीं। ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। तो ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बराबर हो इसके सॉल्युबिलिटी, विलेयता के बराबर हो, ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। दूसरा होता है असंतृप्त, मतलब जो संतुष्ट ना हो। इसका मतलब इसका जो विलेय पदार्थ की मात्रा होगी विलेयता की मात्रा से कम होगी, संतुष्ट नहीं हुआ, इसको और अभी विलेय मिलाएंगे तो घुल सकता है। ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन। हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन सॉल्युबिलिटी, विलेयता की मात्रा से कम हो, तो ऐसे विलयन को बोलते हैं असंतृप्त विलयन। तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन। इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी। बस तीनों को हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया, 100 ml जल लिया और हमने ज्ञात किया कि मान लेते हैं चीनी की विलेयता 5 ग्राम प्रति 100 ml है, मान लेते हैं।
तो अगर हमने इसमें 5 ग्राम केवल चीनी मिलाई है, कितना 5 ग्राम, तो ऐसा विलयन हो जाएगा संतृप्त विलयन, क्योंकि इसकी विलेयता इतनी थी। अगर हमने 5 ग्राम की जगह अगर 4 ग्राम चीनी मिलाई होती तो ऐसे विलयन को बोलते हैं असंतृप्त विलयन। अब ये घुल सकता है 1 ग्राम। और वहीं अगर हमने 5 की जगह 6 मिलाया होता तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन। तो इस तरह से विलेयता के आधार पर विलयन को 3 प्रकार में बांटा गया। इतना हो गया। अब इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो हम बात करते हैं, हमने देखा कि विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार। अब बात करते हैं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता किसके किसके द्वारा प्रभावित हो सकती है? तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर। ताप। तो देखो ये ताप, अधिकतर जो विलयन है इसमें ताप बढ़ाने पर विलेयता हमेशा बढ़ती जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सभी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर विलयन की विलेयता बढ़ेगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जैसे हमको पता है कि जो अभिक्रिया होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है इंडोथर्मिक। हमने कक्षा 11 में पढ़ा है लासे-तेली का नियम, लीच-एरियल्स प्रिंसिपल। इसमें उन्होंने बताया था कि साम्यावस्था पर उपस्थित अभिक्रिया के ताप, दाब, सांद्रता आदि में अगर परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया उधर शिफ्ट होती है जिधर इनके परिवर्तन के प्रभाव का मान कम होता है। अर्थात एक्सोथर्मिक जो अभिक्रिया है इसको हम हिंदी बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, और इसको बोलते हैं ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी सबको पता होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। ऊष्माक्षेपी मतलब वे अभिक्रियाएं जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में हीट उत्पन्न होती है, इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। वहीं अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में ऊष्मा ग्रहण की जाती है जिसे बोलते हैं इंडोथर्मिक। 2 प्रकार की अभिक्रिया पास। तो टेम्परेचर का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो लासे-तेली के नियम के अनुसार अगर अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्च दिशा में आएगी, और वहीं अभिक्रिया ऊष्माशोषी है तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्माक्षेपी होती हैं, ताप बढ़ाने पर विलयन की विलेयता घटती है, और ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्माशोषी होती हैं, ताप बढ़ाने पर विलयन की विलेयता बढ़ती जाती है। तो हम क्या बोलेंगे? ताप बढ़ाने पर घटती, यहां पर ताप बढ़ाने पर बढ़ती विलयन की विलेयता। इस तरह हो गया। हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा फैक्टर अपना है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति पर तो बात ये होती है, विलेय और विलायक की प्रकृति कैसे डिपेंड कर रही है? आपका विलेय जैसा है वैसा विलायक भी होना चाहिए। जैसे अपने पास पदार्थ जो होते हैं 2 प्रकार के हैं, एक ध्रुवी है और दूसरा क्या होता है? अध्रुवी। तो पोलर, दूसरा नॉन पोलर। इसका मतलब यह है कि अगर विलेय पोलर है तो विलायक भी पोलर होना चाहिए, विलेय नॉन पोलर है तो विलायक भी नॉन पोलर होना चाहिए, तभी दोनों घुलते हैं एक दूसरे के साथ। अगर दोनों में इंटरचेंज है, मतलब विलेय अगर पोलर है, विलायक नॉन पोलर है, या विलायक पोलर है, विलेय नॉन पोलर है, इस दौरान इनकी विलेयता घट जाती
है, तो दोनों की जो प्रकृति होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। जैसे आपसे कभी कोई ऐसे जीके के रूप में प्रश्न पूछ दे कि जो साल्ट होता है, नमक जो होता है, वो पानी में घुल जाता है लेकिन तेल में नहीं घुलता है, तो क्यों? तो इसलिए क्योंकि तेल जो है आध्रुवीय है, तेल आध्रुवीय है और पानी ध्रुवीय है। और हमको सबको पता है कि नमक जो है या लवण है, लवण हमेशा ध्रुवीय होता है, तो ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलता है, अध्रुवीय में नहीं घुलता है। इसलिए हम बात करेंगे कि जो नेचर होना चाहिए दोनों का सेम होना चाहिए, तो ही वह घुलता है, अन्यथा घुलता नहीं है। या सिंपल से हम लोग देखते हैं कि पानी में तेल तो नहीं घुलता, लेकिन एक तेल दूसरे तेल में एक दूसरे से मिल जाता है, वो भी क्योंकि अध्रुवीय अध्रुवीय होते हैं। तीसरी बात हम बात करते हैं इस पर, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? सम आयन प्रभाव। इसको भी हमने कक्षा 11 में पढ़ा है, सम आयन प्रभाव। अब इस सम आयन प्रभाव क्या है, इसको पहले समझना पड़ेगा हमको। होता क्या है कि सम आयन प्रभाव को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा का कम होना समान आयन युक्त रहे, तो ऐसे प्रभाव को हम बोलते हैं सम आयन प्रभाव। क्या बोल सकते हैं हम इसको? समान आयन युक्त प्रबल वैद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा का कम होना ही सम आयन प्रभाव कहलाता है। लिख लेते हैं इसको, समान आयन युक्त प्रबल वैद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा का कम होना ही सम आयन प्रभाव है। सम आयन प्रभाव कहलाता है। तो इसमें कई बातें आई हैं हमारे पास। पहली बात, प्रबल वैद्युत अपघट्ट क्या होता है और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या होता है। तो ऐसे वैद्युत अपघट्ट जो जल में लगभग 100% अपने आयनों में टूट जाते हैं, ऐसे वैद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में लगभग 100% अपने आयनों में टूट जाए, उसे हम प्रबल वैद्युत अपघट्ट के नाम से जानते हैं। और जो लगभग 5% टूटते हैं, उसे क्या होता है? दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। तो सभी लवण तथा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार प्रबल वैद्युत अपघट्ट होते हैं, वहीं दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होते हैं। ये बात हम कक्षा 11 में पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे हमने कहा कि हमारे पास NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम जल में डालेंगे तो टूट जाता है। इसमें NH4 प्लस एंड OH माइनस, ये आसानी से टूट जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कब डाला हमने? जब ये जल में डाला तब ऐसा होगा। लेकिन अगर इसी NH4OH को हम ऐसे विलयन में डालते हैं जहां पर पहले से NH4Cl उपस्थित है, और हमको पता है NH4Cl एक लवण है और लवण है तो यह 100% वियोजित होगा, अर्थात NH4 प्लस एंड Cl माइनस। अब यहां पर NH4 की मात्रा पहले से है, इसलिए जैसे ही हम इसमें डालते हैं NH4OH को, तो ये टूट कर क्या होने वाला है? NH4 प्लस एंड OH माइनस। क्योंकि इसकी सांद्रता इसकी तुलना में ज्यादा हो जा रही है और लासे तेलीय नियम के अनुसार अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हमेशा अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर समान आयन उपस्थित होने के कारण यह अभिक्रिया पश्च दिशा में होगी, अर्थात इसका वियोजन रुक जाएगा। ऐसे प्रभाव को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो
अब इस प्रबल वैद्युत अपघट की उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघट के अभियोजन कम हो जा रहा है, इसकी घुलने की क्षमता कम हो जा रही है, तो ऐसे प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? सम आयन प्रभाव। अब हमारा चौथा है जो लास्ट है और इंपॉर्टेंट है, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव के संदर्भ में हेनरी ने अपना एक नियम दिया, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। तो उसको आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम हेनरी का नियम अलग से पढ़ते हैं। विलेयता पर दाब का प्रभाव। हेनरी ने गैस की द्रव में विलेयता के आधार पर अपने एक नियम प्रस्तुत किया, इसे हेनरी का नियम कहते हैं। उन्होंने दो नियम मुख्य रूप से दिए थे। पहला क्या बोला उन्होंने? स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई द्रव्यमान में घुली गैस की मात्रा गैस के दाब के समानुपाती होती है। अर्थात जितना ज्यादा दाब लगाएंगे गैस की मात्रा उतनी ही ज्यादा घुलती जाएगी। जैसे हमने पहले ही बात किया कि जो विलेय होता है वह सदैव विलायक के अंतर आणविक स्थान में जाता है। तो जब दाब लगाएंगे तो अंतर आणविक स्थान में जाकर जो छोटे छोटे कण होते हैं विलेय के, वो आसानी से घुल जाते हैं। तो एक बात हो गया। दूसरा क्या हुआ? किसी गैस द्रव विलयन में विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, अर्थात P प्रोपोर्शनल टू मोल प्रभाज, जहां पर प्रोपोर्शनल के जिनको हटाया जाएगा KH स्थिरांक आ जाता है। इतनी बातें हैं। अब इसमें होता क्या है कि दाब और ताप दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर हम बात करें तो ताप पे अगर बात करते हैं, इस दौरान गैस की द्रव में विलेयता का ताप बढ़ाने पर क्या होने वाला है? तो ताप बढ़ाएंगे तो गैस की द्रव में विलेयता सदैव घटती जाती है। तो इस तरह से दाब का प्रभाव हो गया, दाब के और गैस की द्रव में विलेयता के ऊपर ताप का भी प्रभाव हो गया। अब बात करते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन क्या क्या इसके। बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है इसकी। जैसे हम सबसे पहला उदाहरण ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक का। कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक में जब इसको सील पैक किया जाता है उस दौरान उच्च दाब पर इनको सील पैक किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक है क्या? हमको पता है कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर है, मतलब पानी में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो घुली हुई है, तो हम सबको पता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने में तभी मजा आता है जब वो चिल होता है, ठंडा होता है बहुत ज्यादा। क्यों? जब टेम्परेचर कम रहेगा, उच्च दाब रहेगा, तो गैस उसी में घुली रहती है। लेकिन जैसे ही जब उसको बाहर निकालते हैं हम लोग, नॉर्मल वातावरण में रख देते हैं, तो फिर जो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है वो बाहर आ जाती है। जब बाहर तो हम ढक्कन जब खोल देते हैं उसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, फिर वो कोल्ड ड्रिंक पीने योग्य नहीं रह जाती है। तो पहला एप्लीकेशन क्या हुआ कि उच्च दाब पर कोल्ड ड्रिंक को सील पैक किया जाता है, वो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा हम बात करते हैं जो हम सांस ले रहे हैं। तो सांस ले रहे हैं, इंस्पायरेशन के दौरान होता क्या है? इंस्पायरेशन के दौरान जैसे हमने कहा कि जब हमने सांस लिया तो उस दौरान फेफड़े में वायु प्रवेश करेगी, फेफड़े में जाएगी वायु। तो होता क्या है कि फेफड़े की सबसे इकाई जो कोशिका है, इसको हम एल्वुलाई के नाम से जानते हैं। तो जब बाहर से वायु जा रही है, इस दौरान यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब गैसें मिश्रित होके हमारे एल्वुलाई में जाके भरती हैं। और उसी दौरान जो ब्लड है हमारा, तो ब्लड वेसल्स में हीमोग्लोबिन के साथ गैस भर के आती है। तो हीमोग्लोबिन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण ज्यादा होता है, और यहाँ पर वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है 0.03%, इतना है। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत मात्रा बहुत कम है और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा ज्यादा है। तो यहाँ पर गैस का दाब ज्यादा है और एल्वुलाई में गैस का दाब कम है। वहीं ऑक्सीजन की बात करते तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और एल्वुलाई में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितना है? 21% है। तो अब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का दाब ब्लड वेसल्स में ज्यादा है और ऑक्सीजन का दाब एल्वुलाई में ज्यादा। तो एल्वुलाई से ब्लड वेसल्स में और ब्लड वेसल्स से एल्वुलाई में गैसों का एक्सचेंज होता है। ये क्या है? दाब के प्रभाव के कारण ही होता है।
तो रिस्पायरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का स्थानांतरण होता है वो भी हेनरी के नियम के अनुसार ही होता है। अब तीसरा, इस समय गर्मी का माहौल है और हम ऐसे बात कर लेते हैं मछली के बारे में। मछली में जैसे इस समय अगर आपको मछली मारना है तो आप कैसे मारेंगे, कहां पे मारेंगे? तो होता क्या है कि जब गर्मी का समय ज्यादा होता है तो पानी गर्म हो जाता है। पानी जब गर्म हो जाता है तो जो मछली होती है, मछली हमको पता है मछली जब सांस लेती है तो पानी में घुलित ऑक्सीजन को ही लेती है, लेकिन अगर उनका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है पानी का तो जो घुलित ऑक्सीजन होती है वो ऊपर आ जाती है। ऊपर मतलब पानी से बाहर निकल जाती है। उस दौरान मछलियों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मछलियां जो होती हैं बाहर आ जाती हैं, जिसको गांव में आंत उभरना कहते हैं। तो अब ऐसी बातें अगर हम सोचें कि हमको किस जगह पे मछली ज्यादा मिले और ऐसी घटना नहीं भी हो रही है और तालाब में हमको मछली मारने जाना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा? तो उस जगह पे जाके मछली मार सकते हैं जहां पर पेड़ हो। तो पेड़ के नीचे अगर आप मछली मारते हैं तो वहां पे मछलियां आपको ज्यादा आएंगी, क्योंकि पेड़ की छांव में टेम्परेचर कम रहेगा। टेम्परेचर कम रहेगा तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा मिलेगी और उस जगह पर मछलियों की मात्रा भी ज्यादा पाई जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो मछलियों का सतह पर ऊपर आ जाने की घटना गर्मियों में होती है वो भी हेनरी के नियम का अनुप्रयोग के द्वारा ही कर सकते हैं। उच्च ताप पर गैस, जो घुलित गैसें होती हैं वो बाहर निकल जाती है, मछलियों को ऑक्सीजन की कमी होने के कारण फिर वो सतह पर आ जाती है। चौथी बात करते हैं हम लोग, जो पर्वतारोही होते हैं या गोताखोर होते हैं जब वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं तो उसमें जो गोताखोर होते हैं हीलियम का मिश्रण होता है और वही जो पर्वतारोही होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का भी मिश्रण लेके जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जैसे अगर वो पर्वतारोही है ऊपर जा रहा है पर्वत पर तो उस दौरान जैसे हम पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब का मान कम होता जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का मान कम होगा तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की घुलित मात्रा है वो भी कम होने लगेगी और ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हाइपोक्सिया नामक रोग हो सकता है हमको और शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो सकती है। इसलिए हम उस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण लेके जाते हैं जो कि हमारे शरीर में दाब की मात्रा को बनाए रखता है, जिससे ऑक्सीजन की घुलनशीलता भी हमारे बॉडी में बनी रहती है। यही प्रक्रिया गोताखोर के समय में भी होती है। तो एप्लीकेशन हमारे हेनरी लॉ के हो गए क्या? कोल्ड ड्रिंक के लिए में उच्च दाब पर गैसों को भरा जाता है। रिस्पायरेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का स्थानांतरण भी करता है। तीसरा, मछलियों का गर्मी के समय पानी की सतह पर आ जाना भी वो उच्च ताप टेम्परेचर जैसे ज्यादा होता है तो घुलित ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, जिसके कारण उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और तीसरा, गोताखोर और पर्वतारोही जो अपने सिलेंडर में लेके गैस को जाते लेके जाते हैं वो भी हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के द्वारा। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। गुड बाय।